नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे स्कंदगुप्त के ऊपर, जो कि गुप्त वंश का एक महान सम्राट था। मित्रों, हम किसी भी शासक का मूल्यांकन किस आधार पर करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ओवरऑल जो महान सम्राट होते हैं, तो उनका जो मूल्यांकन हम करते हैं उनके साम्राज्य विस्तार के अनुसार कि उनका साम्राज्य कितना विस्तृत था, उनका साम्राज्य आर्थिक रूप से कितना समृद्ध था, उनका जो साम्राज्य था उसकी सीमाएं कितनी सुरक्षित थी, उन्होंने किस तरह से शत्रुओं को अपने साम्राज्य से दूर रखा था, उन्होंने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की थी, क्या प्रजा उनके राज्य में सुखी रहती थी। तो ये सारी बातें हैं जिनको आधार बना करके, जिनको एक मानदंड बना करके हम किसी भी शासक का मूल्यांकन करते हैं। परंतु मित्रों, कुछ शासक ऐसे होते हैं जो इन सब कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। उन्हीं में से एक शासक स्कंदगुप्त भी था। स्कंदगुप्त ने एक बहुत ही बर्बर आक्रमणकारी जाति आप कह लीजिए, जिसे हूण कहते थे, उससे देश की रक्षा की। ये सारी बातें, अच्छा प्रशासन देना, अच्छी अर्थव्यवस्था बनाना या साहित्य कला आदि का विकास करना, ये सब धरी की धरी रह जाती है अगर देश आतताई हूणों के अधीन हो जाता उस समय। तो इसलिए उनसे देश की रक्षा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसमें स्कंदगुप्त ने सफलता पाई थी। बहुत कम ऐसे जो है, जैसे मध्यकाल में हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण का डट के सामना किया और उन्हें सफल नहीं होने दिया। उसने मंगोलों के अनेक आक्रमणों का, लगभग 6 आक्रमणों का सामना किया था। इसी तरह से स्कंदगुप्त जो है, वो जब युवराज था तब भी उसने हूणों का सामना किया, और जब सम्राट बना तब भी हूणों का सामना किया, और उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा की, अपने साम्राज्य को निष्कंटक बनाया। तो आइए आज स्कंदगुप्त पर ही हम चर्चा करते हैं। परंतु जैसा कि हर बार आपसे अपील करता हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आप यहाँ देखते होंगे कि जो टाइटल है, एक विजेता व प्रशासक के रूप में स्कंदगुप्त क्रमादित्य। वास्तव में उसकी उपाधि जो थी वो क्रमादित्य थी, बाद में उसको विक्रमादित्य भी कहा गया। तो स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में गद्दी पे आया। अपने पिता कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरांत, और कुमारगुप्त के शासनकाल में प्रायः शांति ही रही थी, क्योंकि उसके पहले के जो शासक थे वो बहुत ही मजबूत शासक थे और उन्होंने देश में चारों ओर शांति व्यवस्था स्थापित कर रखी थी अच्छे प्रशासन के द्वारा। तो इसलिए कुमारगुप्त ने उस शांति का पूरी तरह से उपभोग किया। परंतु उसके शासनकाल के जो अंतिम वर्ष थे वो बहुत ही हलचल वाले वर्ष थे, क्योंकि हूणों के आक्रमण हो रहे थे सीमांत प्रदेशों से, और उन हूणों का सफलतापूर्वक मुकाबला उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि परवर्ती काल के राजकीय अभिलेखों में दी गई गुप्तों की राजवंशावली की सूची में स्कंदगुप्त का नाम छोड़ दिया गया है। एक अभिलेख के अनुसार हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त के सफल अभियान से लौटने के पहले ही वृद्ध सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई थी। यानी कि वो जब वापस आया हूणों का सामना करके, तो कुमारगुप्त
काल कवलित हो चुका था। तो इसी अभिलेख में यह वर्णन भी है कि किस प्रकार स्कंदगुप्त ने लौटकर अपनी मां को महान विजय की सूचना दी। तो ये अभिलेख जो था ये भीतरी स्तंभ लेख था, भीतरी स्तंभ लेख था, जिसमें ये कहा गया था कि स्कंदगुप्त ने अपने भुजबल से शत्रुओं को जीतकर विचलित वंश लक्ष्मी को पुनः स्थापित किया और विजय प्राप्त हो गई है ऐसी घोषणा करता हुआ वह हर्षातिरेक से रोती हुई अपने माता के पास उसी प्रकार गया जिस प्रकार शत्रुओं का वध करके श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। तो यहाँ देखिए स्कंदगुप्त की जो तुलना भीतरी स्तंभ लेख में है वो श्री कृष्ण के साथ की गई है। जैसे श्री कृष्ण ने अपनी विजय की सूचना अपनी माँ को दी थी, उसी तरह से स्कंदगुप्त ने भी अपनी माँ को वो सूचना दी। माँ तो दुखी होती हैं, मन में वो सोचती हैं कि हमारा पुत्र युद्ध में गया हुआ है, पता नहीं क्या होगा, जीवित वापस आएगा कि नहीं वापस आएगा। इसीलिए इस अभिलेख में ये लिखा कि अपनी हर्षातिरेक से रोती हुई माँ को माँ के पास उसी प्रकार गया जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। तो ये विचित्र बात है कि स्कंदगुप्त ने अपने शिलालेख में अपनी माँ का कोई हवाला नहीं दिया है। मित्रों, इसके अलावा एक राजकीय अभिलेख में जो स्कंदगुप्त के राज्यारोहण के तुरंत बाद तैयार किया गया था, उसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह प्रभुसत्ता की देवी ने खुद अपनी मर्जी से पति के रूप में उसका वर्ण किया, जबकि क्रमशः उसने अन्य सारे राजकुमारों को छोड़ दिया था। तो संभवतः स्कंदगुप्त की मां कुमारगुप्त की पररानी नहीं रही होगी और राजगद्दी का वैध उत्तराधिकारी न होने के कारण स्कंदगुप्त को गद्दी के एक अथवा अनेक प्रतिद्वंदियों से लड़ना पड़ा होगा। हो सकता है कोई उत्तराधिकार का युद्ध हुआ हो उसका अपने भाइयों इत्यादि के साथ। किंतु चाहे गद्दी के लिए संघर्ष हुआ हो अथवा न हुआ हो, स्कंदगुप्त अधिक समय तक शांतिपूर्ण शासन नहीं कर पाया। उसके जो शासनकाल की अवधि थी वो बहुत कम थी, 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। केवल आप देख सकते हैं कि लगभग 12 साल की अवधि थी। तो अपने राज्यारोहण के तत्काल बाद उसे अपने शत्रुओं से लोहा लेना पड़ा। तत्कालीन अभिलेखों में उल्लेख है कि उसे मिलेच्छों का मुकाबला करना पड़ा, किंतु इन युद्धों का विवरण नहीं दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसने मिलेच्छों, संभवतः वो हूण थे उनको लिए मिलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसने मिलेच्छों को पराजित किया और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। जूनागढ़ अभिलेख की तिथि अर्थात 455 ईस्वी के पूर्व हूणों की पराजय हो गई थी। तो ऐसा लगता है कि 455 ईस्वी में जब वो गद्दी पे आया, उसके पहले कुमारगुप्त जब वृद्धावस्था में था तभी उसने हूणों के ऊपर आक्रमण किया था, उनको पराजित किया था। तो 5वीं शताब्दी तत्कालीन अभिलेखों में उल्लेख है कि उसे मिलेच्छों का मुकाबला करना पड़ा, किंतु इन युद्धों का विवरण नहीं दिया गया। निश्चित रूप से हमें सिर्फ यही मालूम है कि अपने राज्यकाल में किसी समय उसने हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 5वीं शताब्दी के मध्य में हूणों की एक शाखा ने, जो एप्थेलाइट्स या श्वेत हूण के नाम से प्रसिद्ध थे, आमू दरिया की घाटी पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और फारस तथा भारत दोनों पर उनके आक्रमणों का संकट आ गया था। उन्होंने गंधार राज्य पर अधिकार करके वहां एक क्रूर शासक को गद्दी पर बिठा दिया था।
संभव है कि भारत की सीमा के अंदर भी बढ़ाए हों और गुप्त साम्राज्य के लिए भयानक खतरा बन गए हों। स्कंदगुप्त ने दुश्मनों से साम्राज्य की रक्षा तब की थी जब वह युवराज था। तो इस नए खतरे ने, जो पहले से शायद बड़ा था, एक बार फिर उसके शौर्य एवं पराक्रम को कसौटी पर रखा, लेकिन उसने इस बार भी उतनी ही सफलता प्राप्त की जैसे कि जब वो युवराज था तब प्राप्त की थी। यद्यपि युद्ध बड़ा भयंकर था, तथापि हूण पराजित हुए और उसके बाद गुप्त साम्राज्य आधी शताब्दी तक लूटपाट से मुक्त रहा। तो मित्रों, स्कंदगुप्त भारत का अंतिम सम्राट था जिसने पश्चिमोत्तर सीमा का पूरा महत्व समझा और उसकी रक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर के पूर्व में बंगाल तथा उसके उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक सभी प्रांत अक्षुण्ण रूप से उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे और सारे भारत पर गुप्तों का आधिपत्य बना हुआ था। मित्रों, हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त की ये जो बड़ी सफलता थी, भयंकर सफलता थी, उसने भारत के रक्षक के रूप में स्कंदगुप्त का नाम अमर कर दिया है। उसके राज्यारोहण से कुछ समय पूर्व उन्होंने हूणों ने यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था और इन बर्बरों के आगे, इन आतताइयों के आगे शक्तिशाली रोमन साम्राज्य भी कांपने लगा था। तो हूणों का नेता अत्तिल, जिसकी मृत्यु 453 ईस्वी में हो गई थी, यानी कि इसके गद्दी में पर आने के पहले स्कंदगुप्त के, रावेन एवं कुस्तुनतुनिया दोनों के राज दरबारों को एक साथ चुनौती देने की सामर्थ्य रखता था अत्तिल। तो स्कंदगुप्त से पराजित होने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फारस पर कब्जा कर लिया। फारस मतलब जो आजकल का ईरान जो है, उसे उस समय फारस कहते थे। पहले ईरान आधुनिक नाम है, जो कि 1925 ईस्वी के बाद ईरान नाम हो गया उसका। तो उसके बादशाह का कत्ल कर दिया, मैंने उसे मार डाला। तो कितने बर्बर थे हूण, आप समझ सकते हैं। तो हूणों के गिरोह जहां भी गए, उन्होंने अत्यंत सुरम्य यानी सुंदर नगरों को तहस नहस करके वीरान बना दिया। अगर इन बातों को ध्यान में रखें तो सहज ही स्कंदगुप्त की विजय का जो वास्तविक महत्व है वो समझ में आ जाता है। तो हूणों से मुक्ति पाने पर उसके विशाल साम्राज्य में लोगों ने सर्वत्र चैन की सांस ली होगी। और जैसा कि एक तत्कालीन अभिलेख में लिखा है कि स्कंदगुप्त का यशोगान बच्चे एवं बूढ़े सभी समान रूप से किया करते थे। एक क्रूर एवं बर्बर दुश्मन की बला से भारत को सुरक्षा देने के लिए, भारत को सुरक्षित करने के लिए इस वीरोचित कर्तव्य के बाद स्कंदगुप्त के लिए अपने पितामह की तरह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना सर्वथा उचित प्रतीत होता है। इसे एक अभिलेख में लिखा हुआ है, भीतरी अभिलेख में, हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्याम धरा कंपिता, अर्थात हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसकी दो भुजाओं ने पृथ्वी को कंपा दिया। स्कंदगुप्त के समय में इन दुष्कर सैनिक अभियानों के चलते साम्राज्य के आर्थिक संसाधनों पर काफी बोझ पड़ा एवं यह बात स्कंदगुप्त के सिक्कों में झलकती है। उसके सोने के सिक्के अपेक्षाकृत बहुत कम हैं, थोड़े हैं पूर्व शासकों की अपेक्षा, और अधिकांश एक ही प्रकार के हैं, उनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती। तो इस बात का, और सोने में मिलावट का, यानी कि इसके जो सिक्के थे उनमें खोट थी, वो प्योर गोल्ड नहीं थे। तो मिलावट का शायद यही कारण था कि उसके राज्यकाल में लगातार युद्धों का दबाव बना रहने के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ
पड़ा था। एक बात और आप ध्यान में दीजिएगा कि चूंकि उसका शासनकाल बड़ा छोटा था, 12 साल का शासनकाल ही था, और उसमें भी वो इतने प्रबल शत्रु का सामना करना पड़ रहा था, तो राज्य से संबंधित अन्य बातों पर ध्यान देने का अवसर उसे कम मिला था, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही दक्षता से और बहुत ही चतुराई से अपने राज्य की व्यवस्था की थी। स्कंदगुप्त ने अनेक प्रकार के लोकोपयोगी कार्य भी किए। जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ी पर खुदे एक शिलालेख में उसके प्रांतीय शासक पर्णदत्त ने ऐसे कार्यों का हवाला दिया है। मित्रों, ऐसा मालूम होता है जूनागढ़ अभिलेख से कि हूणों पर फिर से विजय प्राप्त करने के पश्चात स्कंदगुप्त ने साम्राज्य के संगठन और रक्षा का प्रबंध किया। जूनागढ़ अभिलेख से ये भी प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में गवर्नर नियुक्त करने से पूर्व स्कंदगुप्त ने बड़ा सोच विचार किया और अंत में एक बहुत ही योग्य व्यक्ति पर्णदत्त को वहां के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। तो इस तरह से वो जो प्रांतीय शासक या गवर्नर था पर्णदत्त, उसने उसके स्कंदगुप्त के लोकोपयोगी कार्यों का हवाला दिया है। गिरनार शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत कराई। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त के समय में अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यह बांध टूट गया था और पड़ोस के सारे इलाके जलमग्न हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। पर्णदत्त का शिलालेख एक ओजस्वी रचना है और उससे एक उदार तथा लोकप्रिय शासक के ओजस्वी प्रशासन द्वारा संगठित प्रणाली या संगठित शक्तिशाली साम्राज्य की तस्वीर हमारे मन में उभरती है। गुप्त साम्राज्य जो अब बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत था, निर्विवाद रूप से एक ऐसे शासक के अधिकार में था जिसके आदेशों का पालन उसके प्रांतीय शासक पूरे मन से करते थे। वो कभी विद्रोह वगैरह की बात नहीं सोचते थे। अपने विशाल साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक वह स्वयं ही इन प्रांतीय शासकों की नियुक्ति करता था। जैसे मैंने अभी आपको पर्णदत्त की नियुक्ति के विषय में बताया, जो कि इसने बहुत सोच समझ के किया था। तो इस साम्राज्य की जड़ें इतनी मजबूत थी कि वे आंतरिक आघातों के बावजूद स्थिर रही और उग्र तथा दुर्जय हूण भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में सफल नहीं हो सके, असफल रहे। तो मित्रों, स्कंदगुप्त की गणना प्राचीन भारत के महान सम्राटों में की जाती है और वो एक महान विजेता था, राष्ट्र का उद्धारक था, गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक था और लोक कल्याणकारी शासक था। करीब एक शताब्दी तक यह साम्राज्य आर्यावर्त की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में कायम रहा। जिस कवि ने 460 ईस्वी में 100 राजाओं के सम्राट स्कंदगुप्त के शांतिपूर्ण राज्यकाल का वर्णन किया है, उसने शायद तत्कालीन परिस्थितियों का अतिरंजित चित्र नहीं प्रस्तुत किया। वास्तव में उस समय परिस्थितियां बड़ी विकट थी। तो हमारे लिए यह सूचना सर्वथा उपयुक्त है कि इस विशाल साम्राज्य के शांतिपूर्ण एवं समृद्ध वातावरण में सांस्कृतिक प्रगति का जो नया दौर प्रारंभ हुआ, उसे उस युग की अपूर्व भौतिक शक्ति का वैभव और संरक्षण मिला। 467 ईस्वी में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई तो उसे अपने महान पूर्वजों द्वारा निर्मित शक्तिशाली साम्राज्य को ज्यों का त्यों छोड़ने का परम संतोष था। उसने अपने विशाल साम्राज्य का संगठन किया, उसे अनेक प्रांतों में विभक्त किया, योग्य गवर्नर नियुक्त किए, जनहित को उसने अपने प्रशासन का आदर्श माना। उसके सिक्कों वगैरह को देखने पर मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि स्कंदगुप्त स्वयं तो
वैष्णव था ही, उसके अभिलेखों में उसको परम भागवत कहा गया है। और उसने अपनी मुद्राओं पर लक्ष्मी और गरुड़ के चिन्ह भी अंकित कराए थे। अपने पिता की स्मृति में उसने भगवान विष्णु की एक मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी, जो कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर निर्मित किया गया था उस समय। तो उसके राज्य में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता थी। इंदौर से एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें एक सूर्य मंदिर का उल्लेख है, और इसी तरह कहोम अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के समकालीन उल्लेख मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त जो है वो अंतिम महान गुप्त शासक था, और उसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि फिर स्कंदगुप्त के बाद इस तरह के मजबूत शासक जो है गुप्त साम्राज्य में नहीं दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय अवश्य दें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।